हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीवी गाइड। तो पिछले काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो में काफ़ी गैप आ गया है ड्यू टू माय पर्सनल रीजन। बट इन फ्यूचर नाउ आई विल बी ट्राई टू रेगुलर इन माय वीडियोस एंड आई विल सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल। सो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि दे वांट टू गो फॉर स्टडीज अब्रॉड आफ्टर देयर फाइनल ईयर स्टडीज। सो उसके लिए वो क्या क्या प्रिपरेशन करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, और कुछ स्टूडेंट्स को क्राइटेरिया पता नहीं होते और जब वो फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तब उनको लगता है कि अच्छा ये चीज़ें होती है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें गाइड करूँ जिससे कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपना फोकस बने यदि आपको अब्रॉड स्टडीज करनी है तो आपको यदि अप्रोच स्टडीज करनी है तो मैं आपको यहाँ कुछ टिप्स दूंगा, कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा, और यदि आप उसको फर्स्ट ईयर से ही फॉलो करेंगे तो फाइनल ईयर तक आते आते आई थिंक आप वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे और आपके लिए बहुत इजी होगा किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो पहली चीज़ है, व्हेन यू स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर, आप भी आप जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की सर्च करना शुरू कर दीजिए और आपको अपना डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस डोमेन में अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। उस डोमेन की आप एक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाइए, इस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी उस डोमेन में बहुत अच्छी है। जब आप लिस्ट फाइंड आउट करेंगे और हर यूनिवर्सिटी का आप रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कीजिए, आप कि किस यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली क्या रिक्वायरमेंट है। कोई यूनिवर्सिटी आइलेट्स के हिसाब से आपको एडमिशन देती है, कोई यूनिवर्सिटी आपके लैंग्वेज को ज़्यादा वेटेज देती है, कोई यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देती है। तो आप उस सारी जो भी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी के, आप उसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, आप अपनी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का प्रायोरिटी पे रखिए कि आपको यदि ये यूनिवर्सिटी में लेना है, यदि इस पे एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट कि आप सारी यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना है टेस्ट की तैयारी। हर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, आपको उन टेस्ट की तैयारी, उनका सिलेबस आइडेंटिफाई करना है और आपको उन टेस्ट की तैयारी करनी है। आपको डेट्स नोट डाउन करनी है, उन डेट के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। यदि आप पहले टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास टाइम होता है। यदि आप ये चीज़ फर्स्ट ईयर से शुरू कर देते हैं तो आपके पास आफ्टर फाइनल ईयर भी आपके पास 1-2 अटेम्प्ट ट्राई करने का टाइम होता है। दूसरा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार स्वीडन गया हूँ, फिनलैंड गया हूँ, और मुझे लगता है वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यदि जैसे आपको जर्मनी जाना है, यदि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ पर एडमिशन लेना। आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपको फ्रांस में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। यदि आपको स्वीडिश आती है, आपको फिनिश आती है, तो जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, यदि जो भी कंट्री आपने डिसाइड करी है, आप उसके लिए लैंग्वेज स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं कह रहा आपको बहुत प्रोफिशिएंसी में सीखना है, बट यदि आप उस लैंग्वेज का एक बेसिक कोर्स भी कर लेते हैं तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस कंट्री में एडमिशन्स के लिए। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीज़ा के समय किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको अपने अकाउंट में पर्टिकुलर कुछ अमाउंट शो करना पड़ता है। वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। में मिनिमम 15 लाख से लेके 30 लाख तक होता है। तो आपको उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी कि आपको वीज़ा के टाइम वो अमाउंट कैसे मैनेज करना है। और यदि आप ये प्लानिंग भी पहले से करोगे तो आपको एकदम से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट भी आपको फाइंड आउट करके रखनी है कि किस कंट्री के वीज़ा के लिए आपका फाइनेंशियल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपको बेसिक चीज़ें कि आप जनरली स्टूडेंट सोचते हैं वहाँ जाने पे हमारा डेली एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप वहाँ हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आप 4 आवर्स पर डे आप कुछ पर्टिकुलर आवर्स, जनरली 4 आवर्स, बट कुछ पर्टिकुलर वीकली आवर्स आप जॉब कर सकते हैं। और यदि आप वो जॉब करते हैं उससे इतना रिम्यूनरेशन आ जाता है कि आप अपना नॉर्मल एक्सपेंडिचर चला सकते हैं। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वीज़ा के समय अपने अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस आपको शो करना है वीज़ा लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनका शुरू से ही बहुत ध्यान रखेंगे तो आई थिंक फाइनल ईयर तक आते आते आप वो सारी चेकलिस्ट टिक कर लेंगे।
मतलब टिक करने का मतलब मेरा यह है कि आप सारी चेकलिस्ट बना लीजिए और उस पर टिक करते जाइए, तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी सारी चेकलिस्ट हो गई है। और अ, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपको अ, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। होप ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर भी आपको यदि और कोई रिक्वायरमेंट है और कोई यदि आपको क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं श्योरली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।